हमारी आज की डिस्कशन 40 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में है। हम जानेंगे कि कौन से 14 ऐसे अहम नकात हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने हमेशा जहन में रखना है इन्वेस्टिंग करते हुए, और आपने इंश्योर करना है कि आप एटलीस्ट इन बेसिक जो 14 प्रिंसिपल्स हैं या 14 रूल्स हैं उनको आपने अपने जहन में रखना है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसे कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको बताया कि आज की हमारी डिस्कशन 14 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के ऊपर है। तो आए स्टार्ट करते हैं। जो पहला रूल ऑफ इन्वेस्टिंग है कि इन्वेस्ट विद अ गोल, कि आपका एक गोल होना चाहिए जब आप भी किसी स्टॉक के अंदर आ रहे हों, कि आप इसमें डे ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, वीकली के लिए आ रहे हैं, मंथली के लिए आ रहे हैं, या फिर ईयरली के लिए आ रहे हैं। तो आपका एक इन्वेस्टमेंट का जो गोल है वो बड़ा डिफाइंड होना चाहिए कि किस इंटेंशन के साथ आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को अप्रोच कर रहे हैं। दूसरा रूल ये है कि अंडरस्टैंड द बिजनेस, कि आपको कारोबार का पता होना चाहिए जिस कारोबार के अंदर आप अपना पैसा लगा रहे हैं। समटाइम ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि वो कारोबार जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाता है। तो एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि ये जो बिजनेस है जिसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो बेसिकली बिजनेस ऑपरेट कैसे करता है, प्रॉफिट कैसे जनरेट करता है, और आजकल के हालात में उसका क्या पोटेंशियल है। तो आपको बिजनेस के बारे में, उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ ये है कि डू योर होमवर्क। इससे मेरी मुराद क्या है? होमवर्क करने से मुराद ये है कि आप जब स्टॉक के अंदर आ रहे हों, तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस स्टॉक को ले क्यों रहे हैं। आप एक छोटी-सी नोट शीट लें और उसके ऊपर आप लिख दें कि मैं इस स्टॉक को इस वजह से ले रहा हूँ। अगर आप जब उस स्टॉक को ले रहे हैं, तो आपको 2-3 चीज़ों का उस स्टॉक के बारे में पता है, तो उनको लिख लें और अपने पास नोट्स में रख लें, ताकि आपको पता चले कि लाइक आपने ये स्टॉक लिया है, क्यों लिया है। लेट्स से मैं मिसाल देता हूँ, एक स्टॉक है, आप ले रहे हैं उसको कि ये आपने बड़े टाइम फ्रेम से निकल रहा है, या ये अपनी बड़ी जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के बाहर निकल रहा है, ये या ये पिछले अपने लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। तो यानी इस तरह के नोट्स आपके पास होने चाहिए जब आप किसी भी स्टॉक के अंदर हों, तो अपना होमवर्क प्रॉपर करके आए मार्केट के अंदर, अनप्रिपेयर्ड मत आए। चौथा रूल ये है कि फोकस ऑन वैल्यू नॉट हाइप। इससे मुराद क्या है मेरी, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि हाइप की मुराद मिसाल ऐसी है जैसे आप एक मछेरा जो है ना, अपनी जो मछली पकड़ने के लिए अपनी जो कुंडी है ना, वो समंदर में डालता है ना, तो उसके आगे वो जो झींगा लगा हुआ होता है ना, वो जो मछली नीचे समंदर की तहों में तैर रही होती है ना, वो देखती है ऊपर कोई चीज़ मूव कर रही है, तो वो मूव करती हुई चीज़ के पीछे जाती है और उसको एकदम ग्रैब करने की कोशिश करती है, और इन दैट प्रोसेस वो क्या होती है, वो शिकार हो जाती है। तो आपने वो जो तेजी से स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं ना, उनको, या जिनके फंडामेंटली कुछ भी ग्राउंड्स नहीं है, वो लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन उसकी एक हाइप क्रिएट हुई है, तो उस से बचना है आपको। आपने फोकस करना है वैल्यू के ऊपर, हाइप के ऊपर नहीं जाना। पांचवी ये चीज़ है डाइवर्सिफाई स्ट्रेटेजिकली। इससे मुराद क्या है कि आप जब अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हो, तो आप डिफाइन कर ले कि यार मैंने कितने एसेट्स क्लास में अपने पोर्टफोलियो को डिफाइन करता है। लाइक आपको सिंपल सी मिसाल दूं, लेट्स से आपके पास 1,000 रुपया है, तो अगर 1,000 है तो आप उसको कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे। आप 1,000 के 4 पोर्शन करें, तो आपको 250 रुपया आपके पास कैश होनी चाहिए, 250 रुपया आप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो जाएं, 250 रुपया आप गोल्ड या कमोडिटीज या इस तरह की किसी चीज में हो जाए, और 250 रुपया आप लेट से रियल स्टेट में लगा देते हैं। तो आपके पास 3-4 एसेट क्लास का एक डाइवर्सिफाई मजमू आ जाएगा। तो आप प्रॉपरली अपना होमवर्क करके और अपने जो आपका जो कैपिटल है उसको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करके फिर उसको एलोकेट करें। और इवन जब स्टॉक्स में भी रहते हैं तो किसी एक सेक्टर में ज्यादा एक्सपोजर ना लें। हमेशा आप डिफाइन करें कि यार मैंने किन सेक्टर्स के अंदर इन सरमायाकारी करनी है, किन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो देन यू विल हैव एन बेटर आइडिया कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपने कैसे अपनी मार्केट को, अपने पोर्टफोलियो को अप्रोच करना है। तो बड़े तरीके के साथ, सलीके के साथ अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें, उसको डाइवर्सिफाई भी करें। पांचवी जो चीज ये है कि थिंक लॉन्ग टर्म। हम इससे मेरी मुराद है, जब आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाते हैं और अच्छे रेट्स पे आप उनको खरीद लेते हैं ना, तो फिर आप उसमें एक बड़ा विजन लें। जैसे मैं अक्सर एक मिसाल लेता हूँ कि बाज़ का धक्के के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। वो किसी एक स्टॉक में
फंस जाते हैं और बस उसी को फिर एवरेज करते रहते हैं। वो नहीं बनना आपने। जो धक्के का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कि आप मजबूर होंगे, आप स्टॉक से बाहर नहीं निकल पा रहे ना, एक वो होता है। और एक वो होता है कि आप स्ट्रेटेजिकली आप माइंड बनाते हैं और आप फिर उस स्टॉक को अप्रोच करते हैं। जैसे जैसे वो स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है, उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते रहते हैं। तो बड़े तरीके से, सलीके से और बड़े तहम्मुल के साथ आपने स्टॉक को अप्रोच करना है और उसके अंदर अपनी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उसको इंक्रीज करते रहना है, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करें। सातवां जो चीज ये है कि मॉनिटर रेगुलरली, डोंट ओवर रिएक्ट। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप अपने स्टॉक्स को रेगुलरली मॉनिटर करें। वो जैसे मैंने इनिशियली आपको शुरू में बताया कि आप स्टॉक क्यों ले रहे हैं, अंडरस्टैंड करें उस बिजनेस को, और उस जब आप उस स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो उसके बारे में नोट्स बनाएं कि आप इस स्टॉक को बाय किया है तो क्या रीजन थी। 3-4 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट आपके पास होने चाहिए। और फिर आप देखें कि जैसे आपने शुरू में जब स्टॉक के अंदर एंट्री ली थी, जिस हिसाब से आपने एंट्री ली थी, क्या स्टॉक उस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे आप एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आपका एक नॉलेज बेस बनना शुरू हो जाएगा। यार मैंने इस हिसाब से स्टॉक के अंदर एंट्री ली थी और स्टॉक ने इस तरह परफॉर्म किया था। तो आपका ऑटोमेटिकली नॉलेज के अंदर भी और एक्सपीरियंस के अंदर भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप मॉनिटर करें उसको और फिर उसके ऊपर ओवर रिएक्ट ना करें। अगर स्टॉक कहीं अनयूजुअल मूव भी दिखाता है कि बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है या बहुत तेजी से नीचे आ जाता है, तो देन यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपने एग्जिट कहाँ होना है। और अगर वो ऊपर की तरफ तेजी से मूव करना शुरू कर दिया तो किन लेवल्स के ऊपर आपने उन स्टॉक को मजीद उसमें पोजीशन को इंक्रीज करना है। आठवां जो रूल है वो ये है कि नाउ योर रिस्क टॉलरेंस, कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। कि आप अगर फर्ज किया 30% या 40% या 50% या 100% को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर अगर वो स्टॉक 20% नीचे भी आ जाता है तो फिर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपका रिस्क टॉलरेंस है वो शुरू से डिफाइन होना चाहिए कि अगर आप तो 10% के लिए जा रहे हैं तो फिर 2%, 3% आपका रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके अगेंस्ट। लेकिन अगर आप 100% डबल को टारगेट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी जो कैपिटल है वो डबल हो जाए, तो उसके लिए अगर आप 20% रिस्क ले रहे हैं तो दैट्स फाइन, वो आपको पता होना चाहिए। नौवां रूल ये है कि कंट्रोल योर इमोशंस। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप मार्केट आपको बायर करना चाहती है, तो जब वो बायर करना चाहती है, अब मार्केट तो सयानी है, उसको पता है कि मुझे किस तरह के लोगों ने बाय किया हुआ है। और मार्केट इतनी समझदार है कि उसको आपका नॉलेज भी पता है कि आपने उससे कितने पैसे कमाए हुए हैं। मेरे जो उस्ताद हैं वो अक्सर एक बात कहते होते हैं कि मार्केट ना के पास कंप्लीट लेजर होती है आपकी। वो उसको पता होता है कि मिस्टर एक्स ने आज कितने पैसे मेरे से कमाए। तो वो बेसिकली अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रखेंगे ना, वो जो टेम्पररी तौर पर रखा के गई हुई है ना आपके पास, वो वापस लेने के लिए आएगी अगर आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। 10वीं जो चीज है कि इन्वेस्ट इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। ये मैं शुरू दिन से ना सबको कहता हूँ, अपने व्यूअर्स को भी, अपने दोस्तों को भी, कि आप या क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर रहें, उनके अंदर इन्वेस्ट करें। क्योंकि जो क्वालिटी के स्टॉक्स हैं ना, उनकी टेस्टिंग कब होती है? जब बुरा वक्त होता है। जब टेस्टिंग टाइम्स होते हैं ना, उस टाइम जो वो जो स्टॉक है ना, वो अगर क्वालिटी के नहीं होंगे तो वो पिट जाएंगे। ठीक है, और वो ऐसे जमीन को लगेंगे कि फिर वो दोबारा उठने की उनके अंदर सकत नहीं रहेगी। तो आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स बाय करें, ना कि क्वांटिटी के ऊपर बैठ के जाएं कि 1000 रुपए का एक शेयर ले लें। वो बहुत बेहतर है 1000 रुपए के 10 रुपए का एक शेयर लेने से ना, या 100 रुपए का 10 रुपए का एक शेयर लेके आप, लाइक आप अगर 100 शेयर बाय कर लेते हैं तो एक शेयर अगर आप 1000 का बाय करते हैं तो क्वालिटी के ऊपर आप रहेंगे। तो उस सेठ को पता है कि पाकिस्तान जैसे अनस्टेबल मुल्क में पैसा कैसे कमाना है और कैसे सरवाइव करना है। तो क्वालिटी वाले बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्टेड रहें। 11वां नंबर जो है वो इन फोकस ऑन फंडामेंटल्स, कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है ना उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट उसकी अर्निंग आप देख लें। अगर आपको कुछ नहीं पता ना, आप ये देख लें कि उसका ईपीएस जो है वो पिछले 3-4 सालों से ग्रो हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल माठे इन्वेस्टर हैं, आप पीएसएक्स की स्टॉक्स पे जाएं, पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाएं और वहां अपनी चॉइस का कोई भी स्टॉक ओपन करें, उसकी ईपीएस देखें, अर्निंग पर शेयर वो देखें। अगर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है तो आप उस स्टॉक में बैठ जाएं। क्योंकि सूनर और लेटर ना जो स्मार्ट मनी है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को रियलाइज हो जाएगा यार ये अच्छी कंपनी है और सस्ते दामों मिल रही है, तो वो उसमें आएगा। लेकिन आप किसी एक ऐसी
किसी भी कंपनी में बैठ जाते हैं जिसके जो अर्निंग है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है और बाज का तो नेगेटिव में चली जाती है ना, तो उस तरह के स्टॉक्स को आपने इवॉइड करना है, उनसे दूर रहना है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स के ऊपर इस तरह आपने बेसिक तरीके से फोकस करना है। 12वां ये है कि कीप कॉस्ट इन चेक। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं और ब्रोकर को किस मद में कितना पैसा दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप फाइलर नहीं है तो आप समझें आपका कोई जहान ही नहीं है, खासकर अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं। तो 30% का आप डिविडेंड के ऊपर टैक्स देंगे और आई थिंक मोर लेस 30% आपका आपके कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स है, तो विच इज टू मच। तो इसलिए आप निकास के ऊपर फोकस करें और कोशिश करें कि आप फाइलर रहें। जो बेसिक जो पाकिस्तान में चीज़ें नेसेसिटी हैं उसको इम्प्लाई उसको इंश्योर करें, उसको कंप्लाई करें उन रिक्वायरमेंट को, और अपनी कास्ट को चेक में रखें। 13 नंबर है कि स्टे अपडेटेड ऑन मार्केट ट्रेंड्स। इससे मुराद क्या है मेरी, इससे मुराद ये है कि आपने मार्केट के जो ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड है ना उसको आपने मद्देनजर रखना है। जैसे अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अप ट्रेंड है सारा ना, तो स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट ना अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। आपने ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि ट्रेंड जैसे मूव कर रहा है आपने ग्रेजुअली उसी हिसाब से अपने स्टॉक्स में पोजीशन को इंक्रीज करना है और मार्केट के अंदर फिर रहना है। जैसे ट्रेंड चेंज हो आपने भी पोजीशन को लिक्विडेट करना शुरू कर देना है। यानी मार्केट का जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास रहना चाहिए। और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो इनिशियल पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, रूल्स बताए थे, उनमें से एक पॉइंट ये रूल मैंने डिस्कस किया था कि आपको अपने स्टॉक के बारे में, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब आप एक छोटा सा लॉग बुक मेंटेन करना शुरू करेंगे कि क्यों मैं इस स्टॉक के अंदर आ रहा हूं और क्या रीजन हुई तो मैं इस स्टॉक से निकल जाऊंगा, जब इस तरह का एक छोटा सा लॉग आप मेंटेन करना शुरू करेंगे तो ग्रेजुअली आपका वो नॉलेज बेस बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ आप गलतियां करेंगे, किसी कुछ गलती से आप सीखेंगे और कुछ ऐसी गलतियां होंगी जो आपको दोबारा नहीं करनी, जो रिपीट नहीं करनी, जो लीथल किस्म की मिस्टेक्स करेंगे नहीं, जिसमें आपने किसी ऐसे पेनी स्टॉक में पोजीशन बना ली जिसने आपको ना रुला के निकाला है फिर उस स्टॉक ने ना। तो इस तरह की जो गलतियां, उसका एक लॉग मेंटेन करें और आप उसको ट्रैक करें कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझसे क्या गलती हुई थी और जो मैंने इतना लॉस बुक की है। तो अपना लॉग को मेंटेन करें और अपनी मिस्टेक से सीखें। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। इस वीडियो के अंदर भी कॉन्टेक्ट अस में आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा है। आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम फ्री सर्विसेज इनिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं अपने तमाम व्यूवर्स को जो अपने पोर्टफोलियो के बारे में असेसमेंट करवाना चाहते हैं। तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह बिल अजीज हम विद इन 24 टू 48 आवर्स आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।